अगर मैं आपको एक फ़ोटो सेंड करूँ और आप उस फ़ोटो को कॉपी करके लाखों लोगों तक पहुँचाएँ, सेंड कर सकते हो। मैं अगर कोई MP3 आपको सेंड करूँ तो आप हज़ारों लाखों लोगों को उसको भेज सकते हो कॉपी करके। लेकिन सोचो अगर मैंने आपको 100 रुपीज़ सेंड किए, तो क्या वो 100 रुपीज़ कॉपी करके आप किसी और को भेज सकते हो? अगर ऐसा हुआ तो इससे तो पूरी मॉनेटरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी, राइट? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंस के लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने बहुत प्रयास किया, बहुत सालों तक प्रयास किया, राइट? लेकिन उन सबका एक मानना हुआ कि यार इंटरनेट पे डिजिटल मनी पॉसिबल ही नहीं है, राइट? लेकिन 2008 में ऐसा कुछ हुआ कि किसी ने इस हिस्ट्री को बदल दिया और एक इंटरनेट पे प्योरली इंटरनेट बेस्ड मनी को इस दुनिया में लाया, जिसका नाम था बिटकॉइन और जिसका नाम है बिटकॉइन। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि डिजिटल मनी क्यों इम्पॉसिबल था और ये डबल स्पेंड प्रॉब्लम क्या है। ओके, और बैंक की जरूरत क्यों पड़ी और ये क्रिप्टोग्राफी क्या है और ये थर्ड पार्टी जो है तो उसको हटाने कैसे हटाया जा सकता है। ओके, तो ये था बिटकॉइन चैप्टर नंबर 8 डिजिटल मनी। ओके, तो ये इस चैप्टर में हम कुछ पार्ट कवर करेंगे, इसके 3 वीडियो बनाएंगे हम, एक 10-15 मिनट का एक वीडियो ऐसे बोल के 3 वीडियो बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनते जाइए, आपको बहुत मजा आएगा और इससे क्या होगा आपकी इमेजिनेशन पावर भी थोड़ी एक नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं डिजिटल मनी। ओके, तो क्या है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये दुनिया जब से बनी है तब से आज तक हमेशा इंसान एक बेटर मनी की खोज में रहा। लोगों ने हमेशा एक अच्छे पैसों को यूज करने का प्रयास किया। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी देखा कि लोगों ने समंदर की सिंपियों को, नमक को, गायों को, पत्थरों को, एग्रीवेट्स को, सबको यूज करके देखा। उसके बाद आए मेटल्स, तो मेटल को भी इंसान ने यूज करके देखा, उसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये मेटल थे। ओके, तो इस मेटल को यूज होने के बाद आया बैंकिंग सिस्टम। ओके, और बैंकिंग सिस्टम के बाद इस दुनिया में 19 के दशक में सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ इंटरनेट। ओके, तो 90 से लेके 21st सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड तक इंटरनेट बहुत फास्ट ग्रो हुआ इस सोसाइटी में। तो जब तब एक सवाल उठा यार कि क्या मैं अगर एक फोटो को किसी को कॉपी करके किसी को भेज सकता हूँ, मैं किसी डॉक्यूमेंट को किसी को भेज सकता हूँ, या मैं किसी MP3 को किसी को भेज सकता हूँ, तो क्या मैं मनी को भी इंटरनेट पे भेज सकता हूँ? राइट, वैलिड सवाल है। ओके, तो यही सवाल उठा कि क्या मनी इंटरनेट पे हो सकती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था कि जो भी इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं वो आसानी से कॉपी पेस्ट हो सकती है, उसको कॉपी हो सकती है। जैसे कि फोटो हो, MP3 हो, या किसी PDF हो या वीडियो हो, तो उसे आप कॉपी कर सकते हो और किसी को सेंड भी कर सकते हो, राइट? तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था। अगर समझो अगर आपके पास एक फोटो है, आपके फ़ोन में एक फोटो है, आपने उसको खुद के पास रख दिया और कॉपी करके किसी और को भी सेंड कर दिया, यानी कि पहले एक व्यक्ति को सेंड कर दिया, दूसरों को भी सेंड कर दिया, तीसरे को भी सेंड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फाइल आपके पास है लेकिन 3 कॉपीज उसकी बन गई। ऐसे आप लाखों लोगों को वो फाइल भेज सकते हो। लेकिन अगर मनी में ऐसा हुआ कि आप अपने पास अगर इंटरनेट पे आपके पास 100 रुपए है और आप अनगिनत लोगों को अगर उसको सेंड कर सकते हो, तो इससे तो मॉनेटरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, राइट? यही प्रॉब्लम का नाम है डबल स्पेंड प्रॉब्लम। अभी अगर इसको और आसानी से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि सपोज आपके पास 500 रुपए का नोट है, फिजिकल कैश है आपके हाथों में, तो अगर आपने किसी को वो दे दिया तो आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, आपने वो 100 रुपीज, आपने 500 रुपीज उसको दे दिए और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, एक बार वो मनी स्पेंड हुआ। लेकिन इंटरनेट पे अगर किसी भी चीज को कॉपी किया जा सके, तो अगर आप खुद के पास भी रख दिया और दूसरों को भी सेंड कर दिया, इसका क्या मतलब है कि एक ही मनी को अगर आप बार बार स्पेंड करते हो तो इसे कहते हैं डबल स्पेंड प्रॉब्लम। और दुनिया के बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर साइंस के लोग, अर्थशास्त्रियों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया और इतने सालों के प्रयासों के बाद भी उसमें सफलता नहीं आई। ओके, तो इसमें इन साइंटिस्ट का, इन इकोनॉमिस्ट का मानना था कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है इंटरनेट की दुनिया में कि एक डिजिटल मनी को बनाया जा सके और जिसे कॉपी भी नहीं किया जा सके, राइट? तो इसका ये मतलब है कि
ये जो अब इंटरनेट पे पैसा यानी कि प्योरली इंटरनेट पे पैसा, इसका क्या मतलब है कि बिटकॉइन आने से पहले क्या इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन होते होते नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। बिटकॉइन आने से भी पहले बैंकिंग सिस्टम था, ये क्रेडिट कार्ड, ये पेपल्स, ये स्विफ्ट नेटवर्क, मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये कंपनियां पेमेंट करती थी, राइट। लेकिन ये प्योरली डिजिटल कैश नहीं थे, राइट। ये इनके पीछे एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। सेंट्रलाइज सिस्टम यानी कि एक ही सर्वर था इनके पीछे। जैसे कि समझो आप क्रेडिट कार्ड आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो और आप पेमेंट कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई रिक्वेस्ट भेजता है, आप उसे पेमेंट करते हो, बैंक वेरीफाई करती है, उसके बाद ट्रांजैक्शन कंपनी जो है वो वीज़ा, मास्टर कार्ड या पेपाल जो भी है, तो वो उसको अप्रूव करती है और फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, राइट। तो ये क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम का एक फ्लो कि सेंट्रलाइज सिस्टम कैसे वर्क करती है। तो और बिटकॉइन में कैसा होता है, प्योरली इंटरनेट मनी में, कि अगर आप सेंड करते हो किसी को, अगर मनी सेंड करते हो तो आप क्या करते हो, अगर आप सब एक बात समझो कि आपको अगर किसी को पैसे सेंड करने हैं तो आपने ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ये प्रोसीजर जान लिया, तो इसमें क्या हुआ कि आपने बैंक पे ट्रस्ट किया, आपने बैंक पे विश्वास रखा। अब अगर आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे हो, मैं अगर किसी को पैसे सेंड कर रहा हूँ तो मैं बैंक पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि बैंक इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा। उसके बीच में ट्रांजैक्शन की जो अप्रूव करने वाली है वो कंपनी भी आ गई, उसमें बैंक भी आ गया, तो ये क्या हुआ, इसे बोलते हैं थर्ड पार्टी, यानी कि बीच में की पार्टी। अगर और यहीं पे सतोशी नाकामोटो ने इसको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करने का प्रयास किया। उसने क्या किया कि अगर मुझे किसी को पैसे सेंड करने हैं तो मुझे थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, मैं उस थर्ड पार्टी को हटाता हूँ, राइट। तो यही था कि उसने सेंट्रलाइज सिस्टम में थर्ड पार्टी को हटा दिया। वो कैसे कि उसने, अगर समझो कोई भी आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हो तो आप अपने पास की कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि मनी की जो इंफॉर्मेशन है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो समझो उसने क्या किया कि किसी भी इंफॉर्मेशन को मैं मैथमेटिकली सिक्योर कर सकता हूँ क्या, अगर मैथमेटिकली यानी कि गणितीय भाषा में उसको मैं सिक्योर कर सकता हूँ क्या, उसने ये प्रयास किया। अगर गणितीय भाषा में समझो कि आपका बैंक अकाउंट है, तो आप बैंक अकाउंट है, आप किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हो तो आपके पास ओटीपी आता है, तो ओटीपी क्या है, मैथमेटिक्स, छः नंबर है, सिंगल सिंगल कितने 6 नंबर है, तो वो मैथमेटिक्स ही है। तो आपकी इंफॉर्मेशन को उसने क्या किया, उस मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसको सिक्योर किया, राइट। जैसे कि व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन है, हम हर रोज यूज करते हैं इसको, तो इसे क्या कहते हैं कि मैथमेटिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना। और जब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का जन्म हुआ, तो क्रिप्टोग्राफी में यही हुआ कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीजों को अगर मैथमेटिकली सिक्योर किया जा सके तो थर्ड पार्टी बीच में से हटाई जा सकती है, राइट। तो अगर थर्ड पार्टी हटाई जाएगी तो पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन करना सिंपल हो जाएगा। यानी कि थर्ड पार्टी हटाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्या पता है कि इसमें बैंक, ये सिर्फ विश्वास पे चलता है, तो बैंक इसमें ट्रांजैक्शन को फ्रीज नहीं करेगा, गवर्नमेंट आपकी मनी को ब्लॉक नहीं करेगी, या ट्रांजैक्शन कंपनी आपके मनी को होल्ड कर सकती है, राइट। या सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर है ये, यानी कि बैंक का सर्वर डाउन भी हो सकता है तो आपके मनी अटक भी जा सकते हैं, राइट। तो इस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सतोशी नाकामोटो ने यह सोचा कि यार थर्ड पार्टी को मैं हटा दूंगा, बैंक को भी हटा दूंगा, सिर्फ पर्सन टू पर्सन मनी को भेजा जा सके, राइट, और किसी इंटरमीडिएटर की जरूरत नहीं होगी, ओके। तो इसी में उसने एक कंसेप्ट लाया क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकली सिक्योर करना, ओके। क्रिप्टोग्राफी में भी एक प्रॉब्लम था कि यार क्रिप्टोग्राफी सिक्योर भी है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि यार जैसे कि हम बैंक पे, गवर्नमेंट पे, ट्रांजैक्शन कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, तो अगर मैं इंटरनेट पे मनी अगर बनाना चाहूँ तो ये जो हजारों कंप्यूटर्स है दुनिया में, ये एक दूसरे पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? अगर ये एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की वजह तो होनी चाहिए, ओके। तो अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर एग्रीमेंट कैसे साइन होगा अगर ये एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो? और कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन सही है, कौन सा ट्रांजैक्शन गलत है या फेक है? यही प्रॉब्लम को पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोग
कंप्यूटर साइंस के बड़े बड़े लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए। ओके, लेकिन 2008 में एक अनोनिमस इंसान जिसका नाम भी किसी को पता नहीं है, इसे सतोशी नाकामोटो कहते हैं, उसने इंटरनेट पे एक 9 पेजेस 9 पन्नों का एक पेपर इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया और एक ऐसी टेक्नोलॉजी हुई है कि शायद हिस्ट्री की सबसे बड़ी मॉनेटरी प्रॉब्लम को इसने सॉल्व कर दिया। ओके, तो उसने कैसे बनाया, उसने कैसे सॉल्व किया इस डबल स्पेंड प्रॉब्लम को, इस कॉपी प्रॉब्लम को, इस थर्ड पार्टी को हटाने को, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो, आपको कैसे लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको समझने में बार बार वीडियो बनाने पड़ेंगे, आप सुनते जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलो, तब तक के लिए बाय।